हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन वन शॉट वीडियो। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम में इससे 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। कंटेंट कम है, चैप्टर इजी है, बट इसमें जो कंटेंट है वो आपके बाकी के चैप्टर्स में भी यूज में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट हम देखते हैं चैप्टर का आउटलाइन कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम बेसिक पोर्शंस कवर करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया आपका, नेचर हो गया और सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन रहेगी जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के लिए सेपरेट होगी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें है केमिकल रिएक्शंस, अगेन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन के लिए सेपरेट पढ़ा जाएगा। फिर हमारे पास एक पोर्शन होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली यूजेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन। सो व्हाट आर हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर हेलो एल्केन्स। व्हाट आर हेलो एल्केन्स। सो आपको एल्केन्स पता होगा जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एक हेलोजन से तो इसे नॉर्मली कहा जाता है हेलो एल्केन्स। और ऐसा ही सेम अगर आप बेंजीन में भी कर दें कि एक का हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दें तो इसे हम नॉर्मल बोलते हैं हेलो एरीन। और चीज क्या देखना चाहिए हमें इंट्रोडक्शन में, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। एल्केन्स में कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। और हेलो एरीन में बेसिकली ये 3 सिग्मा बॉन्ड होता है जिसमें से एक पाई बॉन्ड बनता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलता है इसमें sp2। बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमें जानना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन्स। अगर कंपाउंड पे कार्बन के साथ एक ही हेलोजन अटैच्ड है तो इट इज कॉल्ड मोनोहेलाइड्स। अगर कंपाउंड पे कार्बन के साथ दो हेलोजन्स अटैच्ड हैं तो इट इज कॉल्ड डाईहेलाइड्स। अब डाईहेलाइड्स में भी दो कैटेगरी आ जाती हैं। अगर सेम कार्बन पे अटैच्ड है तो इट इज कॉल्ड गेमिनल, और अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन्स अटैच्ड हैं तो इट इज कॉल्ड विसिनल। अब इसे याद कैसे रखना है, तो वी सिंबल इस टाइप से होता है। तो ये एडजेसेंट पोजीशन को शो करता है, टॉप पोजीशन, ठीक है। वी मींस एडजेसेंट, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। उसी कैटेगरी में फिर हम बात करते हैं कि अगर तीन हेलोजन जुड़े रहे हैं कार्बन से तो इट विल बी कॉल्ड ट्राइहेलाइड्स, रेस्ट विल बी हाइड्रोजन। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू द कार्बन। जैसे इस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है और ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो इट इज गोइंग टू बी मोनोहेलाइड्स, सॉरी प्राइमरी हेलाइड, ठीक है। सब कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है और ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से अटैच है तो इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी हेलाइड। सिमिलर वे, इफ कार्बन to which halogen is attached and this carbon is connected with three carbons then it is going to be called tertiary halide। सिंपल सा है, कार्बन जिस हेलोजन पर है वो हेलोजन तीन कार्बन से जुड़ा हो तो टर्शरी, दो कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी, एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी। कार्बन ही ना हो तो उसे हम मिथाइल हेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम ये देखते हैं कि कार्बन जिस हैलोजन से अटैच्ड है ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। अगर ये कार्बन फर्दर कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो दिस इज कॉल्ड अलाइलिक सिस्टम, ठीक है। मतलब कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है पर वो कार्बन sp2 से अटैच्ड है तो उसे कहते हैं हम अलाइलिक हैलाइड। ऐसा ही सिस्टम आपको बेंजीन में भी देखने को मिल सकता है। कहां पर, देखिए सपोज आपका ये बेंजीन है और बेंजीन पे अटैच्ड एक कार्बन है जिस पर हेलोजन अटैच्ड है, तो इसमें भी यही सिस्टम होगा। ये वाला कार्बन sp3 होगा और बाद वाला sp2 होता है तो इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड।
अगर डायरेक्टली sp2 कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड हो जाए तो इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड, और बेंजीन के केस में इसको बोलते हैं हम अराइलिक हैलाइड। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या चीजें देखेंगे बेसिकली, तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी देखेंगे, है ना। सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम बॉन्ड नेचर की फिजिकल प्रॉपर्टीज से पहले। तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है पोलर, इट इज अ पोलर बॉन्ड। पोलर क्यों होता है? बिकॉज हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, तो शेड इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच के रखता है, और जो चीज को अट्रैक्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हेलोजन पर भी आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। इस वजह से ये बॉन्ड के साथ बन जाता है पोलर। अब सिंपल सी एक बात है, जितना ज्यादा हेलोजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, पोलर नेचर उतना ज्यादा होगा, और ज्यादा खींचेगा मतलब उस एटम की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो अगर कार्बन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ होगा तो उसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। मींस पोलैरिटी में अगर बात करेंगे तो ये ऑर्डर आना चाहिए, ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन, ठीक है। दिस इज द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब ये पोलैरिटी बहुत कुछ डिटरमाइन करती है, मतलब ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगी, रिएक्शन के ऑर्डर्स को डिटरमाइन करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन करेगी, ठीक है। होता क्या है कि हमें कंपाउंड बनाना भी है और ब्रेक भी करना है, तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा भी नहीं, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो ये बनेगा बहुत पावरफुली, ठीक है। तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो रिएक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं तो ये ऑर्डर कंप्लीटली रिवर्स देखने को मिलता है। रिवर्स मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको मिलने वाला है कार्बन आयोडीन का कंपाउंड्स, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन का, और उसके बाद कार्बन क्लोरीन का, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, डेंसिटी की बात होती है, और सॉल्युबिलिटी की बात होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकेंडरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंडरी फोर्स बोल की बात मेरे कहने से मतलब था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है, और वंडरवाल फोर्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ठीक है। इसमें जो फोर्स होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है जो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर और मास पर। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा और मास ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। इसलिए जब भी मोलिकुलर मास बढ़ेगा, इंक्रीज विथ मोलिकुलर मास और डिक्रीज इन ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। आप इसको सिंपल से ऐसा भी याद रख सकते हैं कि सरफेस एरिया ब्रांचिंग के साथ कम हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कंपाउंड मोटा होगा, फैटी होगा, उसका बीपी उतना कम होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? कंपाउंड जितना ज्यादा फैटी होगा, मोटा होगा, उसका बीपी उतना कम होगा। बस सिंपल सा ध्यान रखें, इस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? जितना कंपाउंड फैटी होगा तो फैटी कब होगा? ब्रांचिंग के साथ होगा, ठीक है। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलती है, एक होता है डेंसिटी, तो उसमें कुछ ज़्यादा ट्रेंड्स वगैरह है नहीं, जिससे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। और एक आता है सॉल्युबिलिटी, तो ये कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज कोई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती नहीं है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहला पढ़ेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। वैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम सिर्फ तीन चीजों से देखेंगे, अल्कोहल से, एल्कीन से और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बेस क्या है। आपको एक
कंपाउंड अल्काइल का लेना है जिससे आपको बनाना है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आपको इसके साथ में ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा विच इज अ सोर्स ऑफ हेलोजन। ठीक है, और सेकेंड चीज, आर से कुछ हटाओगे भी, तो हम हटा किसको रहे हैं, अल्कोहल को। तो अल्कोहल भी किसी से कंबाइंड होकर कुछ तो प्रोडक्ट बनाएगा, तो हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं OH का H के साथ, जो प्रोडक्ट बन जाता है आपका H2O। ठीक है, इसलिए हमने पहली बार क्या लिया हुआ है, HCl। तो OH तो H के साथ कंबाइंड होकर बना लेगा HCl, और क्लोरीन कंबाइंड हो जाएगा R से और बनेगा आपका RCl। ये बेसिकली व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, इट इज अ व्हाइट PPT। और इस रिएक्शन का नेम भी होता है, टेस्ट का है, इट इज अ लुकास टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये रिएक्शंस को बेसिकली ध्यान रखें। अगर हम ये कहें कि क्या सिर्फ HCl एसिड ही H+ देता है, अदर एसिड्स भी तो H+ देंगे, तो OH लीव कर जाएगा। तो हाँ, आप H2SO4 भी ले सकते हैं, बट H2SO4 में आपको हेलोजन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसमें NaBr लेना पड़ेगा जो हेलोजन का सोर्स रहेगा। बाकी पूरा प्रिंसिपल रिएक्शन का सेम है। हेलोजन कंबाइंड होगा R से, प्रोडक्ट बनेगा RBr, और NaH को रिप्लेस करके बनेगा NaHSO4, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपका H2O। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड, और इसमें आपको बेसिकली एसिड की जगह हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स ले रहे हैं, जो एक अच्छा सोर्स होते हैं हेलोजन का। तो कितने हेलोजन है PX3 में, आप इसको PCl3 वगैरह जैसा भी एज्यूम करना चाहें, तो 3 हेलोजन्स हैं। तो तीनों हेलोजन रिप्लेस कर देंगे OH को, और आपको यहाँ पे 3 टाइम्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, और H3PO3 मिलेगा। बेसिकली ये कंपाउंड H3PO3 ना होके, मतलब इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं POH थ्राइस, 3 हेलोजन्स आर रिप्लेस्ड विथ 3 OH ग्रुप। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है RX और H3PO3। अब नेक्स्ट दो रिएक्शंस के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा लर्न करने के लिए। पहले आप देख लो नॉर्मली प्रोडक्ट्स बनते क्या हैं। ROH PCl, एक्चुअल में ये PCl5 होगा, एक क्लोरीन R से जुड़ेगा, OH POCl3 में जाएगा, और आपका एक प्रोडक्ट बनेगा HCl। अब इस प्रोडक्ट को याद कैसे करें सर, इतनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो मैं इसको लर्न करने के लिए आपको बेसिक सा एक टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, अब टेक्निक देखिए आप क्या है। आपको R, O और H को सेपरेट करना है। PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसके साथ करा रहे हैं, PCl5। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों तरफ, और बीच में कंपाउंड लिखना है रिमेनिंग क्लोरीन के साथ, PCl3। और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा RCl POCl3, और आपका बनेगा HCl। ठीक है, तो यह आप रिएक्शन का प्रोडक्ट याद रख सकते हैं। रिएक्शन कंप्लीट लिख के देख लें, ROH प्लस PCl5, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, पहला बनेगा RCl, सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा आपका POCl3, और थर्ड प्रोडक्ट बनेगा आपका HCl। आया ना मजा। इसी तरीके से मैं आपको सेकेंड प्रोडक्ट भी बताता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आप रिएक्शन अल्कोहल की कराते हैं, ROH की रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ, तो प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसका भी प्रोडक्ट बना लोगे। और कैसे बनाएंगे देखिए, आपको अगेन R, O और H को सेपरेट करना है। SOCl2 में कितने हेलोजन हैं, 2 हेलोजन हैं, तो आपको दोनों क्लोरीन डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सेंटर में बचेगा HO। तो अब आपके प्रोडक्ट इसी मैनर पर बनेंगे। ठीक है, इसमें आपको RCl एक प्रोडक्ट बनेगा आपका, फिर आपका एक प्रोडक्ट बनेगा SO2, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका HCl। तो इसी तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, अब ये तरीके से आप रिएक्शन के प्रोडक्ट याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन प्रीफर्ड करी जाती है, सेकेंड वाली डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। इसे आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज इसमें आपके दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो गैसियस हैं, जिससे रिएक्शन होगी RCl बनेगा और बाकी दोनों उड़ जाएंगे। तो इसलिए रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा यूज में आती है। ठीक है,
सो ये हो गई आपकी टोटल रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में बेसिकली एडिशन कर रहे हैं बिकॉज किसी भी चीज़ को हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एल्कीन पे HX का एडिशन करेंगे तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपका सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब है जब ये एल्कीन अनसिमेट्रिक हो। जैसे यहाँ पर तो हाइड्रोजन अटैच है पर इधर एक CH3 अटैच है और एक हाइड्रोजन है। अगर इस पर आप एडिशन कराते हैं HCl का तो हाइड्रोजन कहाँ जोड़े, Cl कहाँ जोड़े, ये कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि सिमिलरिटी नहीं है, सिमेट्री नहीं है कंपाउंड में। तो इसके लिए एक रूल है मार्कोनी वाला, ठीक है। कोनी मार मार के आपको हाइड्रोजन और Cl को ऐड करना है। और किसे ऐड करना है? सिंपल सा है, हाइड्रोजन वहाँ ऐड करना है जहाँ हाइड्रोजन पहले से जाता है। तो आप बताइए ये दोनों कार्बन में से किस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है? हाइड्रोजन ज़्यादा है इस फर्स्ट कार्बन पर। तो आप प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसमें हाइड्रोजन इसी कार्बन पर ऐड करेंगे और हेलोजन आप सेकेंड कार्बन पर अटैच करेंगे, H और Cl। तो दिस इज द सिंपल मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल। अब मार्कोनिक का अपोजिट भी हो जाता है, वो कहलाता है आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, जिसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपको अपोजिट एडिशन करना है। अपोजिट एडिशन करना है मतलब हाइड्रोजन वहां ऐड करना है जहां हाइड्रोजन पहले से कम है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऊपर ही का केस ले हम, तो अगर ऊपर का केस हम लेते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका Cl जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे आपका है CH3, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है आपको। इन दोनों रिएक्शंस को क्यों याद रखना है? कन्वर्जन्स में यूज में आएगी, 100% आएगी। जब भी पोजीशन चेंज वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तब आपको या तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना होता है या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ये चीज को नोट कर लें। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं डाइहेलाइड्स बनाने की इसी सीक्वेंस में। सो डाइहेलाइड्स के लिए सिंपल सा है, आप HX की जगह दोनों हेलोजन ही ले लें, तो दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन को अटैच कर देंगे तो आपका कंपाउंड बना जाएगा जिसे बोलेंगे हम वीक डाइहेलाइड। सो अब हम बात करते हैं फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी मेथड्स की बात करी है इन सभी मेथड्स में हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाया है, क्योंकि ये दो इजिली बन जाते हैं। कितने हेलोजन्स टोटल? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप ये ध्यान रखना कि ये जो सेंटर वाले हैं यही थोड़े से अच्छे हैं, मतलब इजीली बन भी जाते हैं, इजीली चले भी जाते हैं। और बाकी के ये दोनों है ना, ये इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत है, एक इजीली आता नहीं और एक आता है तो एक्सप्लोजिव तरीके से आता है, रिवर्सिबल होता है एक और एक एक्सप्लोजिव देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको डायरेक्ट नहीं लाते हैं, हम इनको क्या करते हैं एक जुगाड़ के थ्रू लाते हैं। हम पहले इनके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को लेके आते हैं, जिनके आ जाने के बाद ये इजीली उनको क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। और ऐसी रिएक्शंस कहलाती है आपकी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में आपको दो रिएक्शंस हैं, एक है फिल्केस्टीन रिएक्शन और एक है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों याद करना है, दिस टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इस पे नेम रिएक्शन से डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, NaI लेना है, आयोडीन हेलोजन को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा Ri और कंपाउंड बन जाएगा NaX। सिमिलरली स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीन हेलोजन को रिप्लेस करेगा, ये X यहाँ पे आपका या तो ब्रोमीन होगा या तो आयोडीन होगा, ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे बनेगा Rf। अब ये हेलोजन एक्सचेंज की बात हो गई। तो टोटल 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास हेलो एल्केन्स के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में एक है आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन, मतलब आपको अगर एल्कीन्स पर अगर यहाँ पे CH3 है और एक हेलोजन जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपाउंड लेकर क्लोरीन लेके सनलाइट में बैठ जाना है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा एक हेलोजन, दैट विल बी CH2Cl। एक सबसे सिंपल तरीका होता है कन्वर्जन्स में, आपको जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 पे क्लोरीन चाहिए हो तो सबसे सिंपल है सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा देना, ठीक है। सेकेंड जो है उसका मैकेनिज्म है, इस वजह से इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो आपको ये पता हो कि CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप शो करता है। तो जब भी रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों तो ऑर्थो और पेरा पे ही हम जो भी चीज़ लगानी है उसे लगाते हैं। और हम हेलोजन लगा रहे हैं तो आपको एक बार ऑर्थो पे लगाना है, एक बार पेरा पे, एंड पेरा इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। इसकी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है हेलो एल्केन्स की, वो है डाइसोनियम सॉल्ट से, है ना। यहाँ पे भी ये सेंड मेयर हटा दें। डाइसोनियम सॉल्ट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N2Cl कंपाउंड जो बनता है इसे हम बोलते हैं डाइसोनियम सॉल्ट। ये कंपाउंड वेरी मच इंपॉर्टेंट है बिकॉज जिस तरह से अल्काइल हैलाइड्स में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है और आप जो चाहे कंपाउंड बना सकते हैं, उसी तरह बेंजीन के ऊपर अगर आपको कोई से ग्रुप लगाने हैं तो आपको डाइसोनियम सॉल्ट बनाना ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये N2 ग्रुप इज अगेन अ गुड लिविंग ग्रुप। इससे अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं। थोड़ा सा गर्म करो N2 बाहर हो जाता है। इसलिए डाइसोनियम सॉल्ट से मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको इन कंपाउंड्स की भी मिलेगी और अदर कंपाउंड्स की भी मिलेगी। इसको हमेशा एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा बनाया जाता है, क्योंकि ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पे डिकम्पोज हो जाता है। तो बनाना किससे है आपको इसके लिए आपको लेना है एनालिन। एनालिन की रिएक्शन कराना है NaNO2 के साथ प्लस HX, तो कंपाउंड बन जाएगा N2 प्लस X। बेसिकली इस चैप्टर में तो बुक में एक ही रिएक्शन दे रखी है सेंड मेयर, बट आप जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे इसका अमीन्स वाला, उसमें आपको बाकी की रिएक्शंस भी मिल जाएगी। पर एक बार हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है बाल-सिमन रिएक्शन। बाल्स रिएक्शन में हम HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लस थोड़ा सा हीट करते हैं, तो इसमें अल्काइल फ्लोराइड बन जाता है। उसके बाद आती है रिएक्शन आपकी सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन। सेंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन का प्रिंसिपल कॉमन ही है, बस चेंज क्या है, यहाँ पे हम लेते हैं सॉल्ट और यहाँ पे हम लेते हैं पाउडर, कॉपर पाउडर। ठीक है, तो अगर CuS2X2 लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड तो आपका कहलाता है सेंडमेयर रिएक्शन, और अगर आप कॉपर पाउडर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन में भी शायद प्रोडक्ट ना दिख रहा हो, तो आपको डाइसोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करानी है Ki के साथ, तो इसमें आपको बन जाता है प्रोडक्ट जिसमें यहाँ पे जुड़ जाता है आयोडीन, आयोडाइड कंपाउंड बन जाता है। तो ये सिंपल सी मेथड है, ये आपको याद रखनी है। ऑल आर नेम्ड रिएक्शंस, ओके, एक्सेप्ट लास्ट वन। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। सो केमिकल रिएक्शंस 3 कैटेगरी में है, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस आपको इसी की देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा या फिर आपको लोन पेयर भी के साथ भी ये मिल सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और हेलोजन यहाँ से लीव कर जाएगा और इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब आपको जो भी कंपाउंड बनाना है वो। अब आपको रिएक्शंस लर्न नहीं करना है, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप उससे फॉलो करें, आपको इसकी रिएक्शंस लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बनते कैसे हैं? तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कब बनती है? जब उसके साथ मेटल जुड़ा हुआ हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, NaOH, ठीक है, NaCN, NaNO2, ठीक है, आप Na के साथ OR ले लें या फिर आप ले लें CH3COOH। आपको एक मेटल लेना है, मेटल से जुड़ा हुआ क्या कहलाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो दिस ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स, Na+, Cn-, Na+, NO2-, Na+, O-। और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? हेलोजन की जगह पे आपको सभी में OH अटैच करना है। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा? कार्बन के साथ OH, कार्बन के साथ Cn, कार्बन के साथ NO2। तो इस तरह से इजीली प्रोडक्ट्स आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे, है ना, बाय इतने। अगर आप NaOR यूज कर रहे हैं तो आपका Na+O- रहेगा और न्यूक्लियोफाइल RO नेगेटिव कहलाएगा और आपका इससे इथर बन जाएगा।
NaI वाली रिएक्शन सभी हमने देखी थी, जिसे हम बोलते हैं फिल्केनस्टीन रिएक्शन, जिसका न्यूक्लियोफाइल होता है I-। तो इसमें आपका अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। KCN यूज करेंगे तो CN जुड़ जाएगा। उसी तरह KNO2 यूज करेंगे तो ONO जुड़ जाएगा। AgNO2 में भी NO2 जुड़ जाएगा। इसमें आपका स्टर बनेगा, NaOH में OH आ जाएगा तो आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इसमें दो रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न करना है, मैं बता रहा हूं ये, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हाईलाइट वाला पोर्शन क्यों लर्न करना है? क्योंकि CN एंड NO2 बोथ आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है? या तो कार्बन से, अल्काइल ग्रुप से कार्बन जुड़ेगा या फिर अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो या तो आपको CN देखने को मिलेगा या NC। इसको याद कैसे रखें? तो जब भी पोटेशियम है तब नाइट्रोजन नहीं जुड़ेगा, इतना ध्यान रख लें। जैसे पोटेशियम है तो कौन जुड़ा है? कार्बन। AgNO2 में पोटेशियम नहीं है तो कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन। अगर पोटेशियम है तो क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। इससे आप याद रख लें तो आपको यह हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इलिमिनेशन रिएक्शंस की। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इलिमिनेशन का अगर आपको जनरल मीनिंग पता हो तो इलिमिनेशन का मतलब होता है इलिमिनेट करना, हटाना। तो हम क्या करते हैं, इसमें अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, और हेलोजन अटैच होता है जिस कार्बन पे उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साइड वाली कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो एक बेस होता है, बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। मैं इसको आपको नीचे लिख के दिखाता हूं एक बार। बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस वजह से ये कार्बन पे चार्ज आता है नेगेटिव, और ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनाता है पाई बॉन्ड, और कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो जैसे ही यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, आगे से आपका हेलोजन जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है इसका। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस क्यों याद रखनी है? एल्कीन जब जब बनाना रहेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा अल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा? अल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो गई। सिमिलरली अगर अनसिमेट्रिक का केस आ जाए तो इसमें भी हम जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, और रूल यूज करेंगे सेट-ज़ेप रूल। सेट-ज़ेप रूल क्या कहता है कि एल्कीन आपको ऐसा बनाना है जिसमें कार्बन कार्बन के साइड में ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स आ जाएं। जैसे आप इस केस में देखें, इस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप है और इस कार्बन पर भी एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन सेकेंड में जहां पर डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन पे अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर माइनर प्रोडक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। कार्बन कार्बन से ज्यादा कार्बन आ जाए, है ना, एल्कीन से जुड़ के, तो वो होता है आपका सेट-ज़ेप रूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीशियम के साथ, और उसके बाद बात करेंगे हम सोडियम के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। इसमें जो कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक सेकेंड। रिएक्शन विद मैग्नीशियम में जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके केमिकल रिएक्शंस में, कन्वर्जन्स में बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो आपको करना क्या है? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, तो आपका बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल सा ब्रोमीन और कार्बन के बीच में आ जाता है मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन क्या होती है? तो अगर आपको कोई भी प्रोटॉन डोनर मिल जाए, जैसे H2O से भी H और OH मिल जाता है ना, आपके पास अल्कोहल होते हैं CH3 CH2OH, तो इसमें भी H मिलता है, तो हर प्रोटॉन डोनर से ये H+ ले लेता है और बन जाता है अल्केन्स में। ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में स्टेटमेंट के फॉर्म में दी है, ये रिएक्शन मेंशन्ड है तो ये पूछी जा सकती है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद अदर मेटल्स में सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जो रिएक्शंस हैं वो नेम्ड रिएक्शंस हैं, इसलिए ये आपको याद होना ही चाहिए। तीनों रिएक्शंस के मैं नाम पहले बता देता हूँ। एक रिएक्शन होने वाली है वुड्स रिएक्शन, एक हो गया आपकी फिटिक रिएक्शन, और एक हो गया आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन। करना क्या है? सोडियम की प्रेजेंस में जोड़ने का काम करना है, मतलब आपको 2 मोल्स ऑफ कंपाउंड लेना है और उनको इस तरह से लिखना है RX। सोडियम तो हेलोजन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, आप 2 मोल्स ले लें सोडियम के,
तो बचेगा क्या, आर। तो आर किससे जुड़ जाएगा, आर से, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आर आर। ठीक है, तो सोडियम काम क्या करता है, सोडियम काम करता है जुड़ने का, सिंपल सा ध्यान रखें। तो जो भी आप कंपाउंड लोगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे फेविकोल का जोड़ होता है वैसे ही रिएक्शंस में सोडियम का जोड़ है, ये सा याद रख लें आप। तो अगर आप अल्काइल ग्रुप्स को जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन। अगर आप बेंजीन्स को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम फिटिक रिएक्शन, सॉरी, अल्काइल ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। रिंग वाले कंपाउंड्स को बेंजीन वाले को जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। और अगर आप एक अराइल ले लें और एक आप अल्काइल हैलाइड ले लें, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कहलाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। आई होप आपको ये तीनों रिएक्शंस याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है और तीनों याद रखना है, नेम्ड रिएक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन की। तो हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम शो करता है। ये अगेन एक थ्योरी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो नहीं करता। तो उसका जो मेन रीजन है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस का आपको स्ट्रक्चर्स बनाते आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप इसका अलग से एक वीडियो देखें, जिसमें होता क्या है कि ये हेलोजन पाई अपने लोन पेयर शिफ्ट करता है बेंजीन के कार्बन हेलोजन के बीच में, तो यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड होने की वजह से आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है या सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। ऑफकोर्स सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो इस रेजोनेंस की वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रोंगर हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है। इस वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्लीवेज द बॉन्ड, और हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम शो करते हैं। ये मेन रीजन है। इसी से मिलता जुलता है सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही बात करी थी हमने कि ये sp2 कार्बन होती है, और sp2 कार्बन में s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये अगेन बॉन्ड स्ट्रोंगर बनेगा, शॉर्टर बनेगा, तो क्लीवेज क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों रीजंस आपको अच्छे से याद रहेंगे। पहला क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, और दूसरा है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर डोनेट कर भी दे तो केटाइन बन जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये उसकी इंसल्ट हो जाती है, तो ये कभी भी अपने आप में स्टेबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन रीजंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर भी हमें रिएक्शंस करानी ही हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्लोरीन को रिप्लेस करके हमें OH लगाना है। ठीक है, तो OH लगता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम फिनोल। तो क्या करें, अगर नहीं मान रहे हो तो फिर आपको कंडीशंस करनी पड़ेगी ड्रास्टिक। ड्रास्टिक कंडीशन क्या होती है, वेरी हाई टेम्परेचर, आप समझिए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी 300 केल्विन हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 250 to 300, और प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, ये 300 टाइम्स प्रेशर, उसने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन करानी पड़ती, तब जाके बॉन्ड ब्रेक हो पाता है, और फिर आपका NaOH से आएगा OH। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हम जुगाड़ निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, क्लोरीन को मजबूर करते हैं कि तू जा, और वो कैसे मजबूर करते हैं कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जब बेंजीन में रेजोनेंस में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्लोरीन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, सपोज क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मिले इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेगा, घुमाएगा अपने अंदर रेजोनेंस में, और थोड़ी देर बाद वापस रिंग को दे देगा। तो क्लोरीन को क्या लगता है, यार मैं तो अनस्टेबल होता जा रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मेरे पास बार बार, तो फिर क्लोरीन क्या करता है, इस कंडीशन में निकलने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हम लगाते हैं यहाँ बेसिकली वो कौन सा लगाते हैं, NO2। तो इसके पर बेस्ड रिएक्शंस हैं। अगर एक NO2 ग्रुप आप लगाते हैं तो टेम्परेचर आप देखें बहुत कम हो गया है, बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा 50 डिग्री ज़्यादा है। अगर 2 NO2 ग्रुप लगा दें तो लगभग बॉइलिंग पॉइंट के आसपास ही आ जाएगा आपका, और अगर 3 NO2 लगा दें तो फिर आपको सिर्फ इसको गर्म करने की ज़रूरत है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी।
अब सबसे मेजरली जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको कहाँ पर ऐड करना है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं रिंग को, वो ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो एंड पेरा। तो आपको जो भी जोड़ना है एक इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो और पेरा पे जोड़ना है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? वो स्पेसिस जिसपे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे हैं, मैं आपको सबसे पहले वो समझाता हूं ताकि आपको रिएक्शंस बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया CH3Cl, ठीक है, और इसके साथ हमने ले लिया AlCl3। अब होता क्या है, एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और इसको 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिल जाएंगे। इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब क्या होगा, अगर आप LCl3 को CH3Cl के साथ रख दें तो क्लोरीन के पास शेयरिंग के बाद भी क्या बचते हैं? लोन पेयर। तो क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है एल्यूमिनियम को कि ले भाई ऑक्टेट पूरा कर। तो अब जैसे ही क्लोरीन एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्लोरीन पे फिर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम को दे दिया। अब क्लोरीन मजबूर हो जाएगा कि खुद को न्यूट्रल करे। मतलब होता क्या है, पहले खुद दानवीन बन के इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर ये साइड वाले से इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और फाइनल आपको देखने को मिलता है LCl4 विद माइनस साइन। और यहाँ से कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके चले गया, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और इस तरह से बनते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको याद, रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनाना है आपको LCl3 लेना है। किन किन कंपाउंड्स में? जिसमें हेलोजन है, जैसे Cl2 में आप लें क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl। एक एग्जांपल अभी मैंने बता दिया CH3Cl, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3+। इसी तरह से आप ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये, ठीक है, असाइल ग्रुप बोला कहलाता है। तो ये 3 कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रोफाइल मैंने बता दिए, CH3 और Cl, ठीक है। अब ये आपको 3 रिएक्शंस में कवर हो जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रोफाइल्स और भी बनते हैं, जैसे NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनाना हो तो हम यूज़ करते हैं H2SO4, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, इसको डिटेल में डिस्कस हम किसी और सेशन में करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जिसमें फर्स्ट है हैलोजिनेशन। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है एनहाइड्रस FeCl3। अगेन इसका काम वही है, Cl2 को ब्रेक करना और Cl+ इलेक्ट्रोफाइल बनाना, जो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पेरा पे। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ये ध्यान रखें, NO2+, कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पेरा पे। कंसंट्रेटेड H2SO4 में आपका SO3H इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो अगेन जुड़ेगा ऑर्थो और पेरा पे। तो आपकी 3 रिएक्शंस हो गई, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन। यही 3 रिएक्शंस आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी जब जब आप बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लेंगे और रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो 2 टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN2। ये 1 जो है ये स्टेप्स के लिए नहीं है, ये अपोजिट होता है, ठीक है। SN का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन होती क्या है? SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स में होती है। 2 स्टेप्स में मतलब पहले कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने से आप बताएं इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा हेलोजन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन गया। अब क्या होगा कि कार्बन के प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो चले गया। अब प्लेनर होने से न्यूक्लियोफाइल जो है उसके पास जगह मिलती है कि वो बैक से भी जुड़ सकता है और फ्रंट से भी जुड़ सकता है। तो इसलिए इसमें आपको प्रोडक्ट 2 टाइप के मिलते हैं, फ्रंट प्रोडक्ट भी और बैक प्रोडक्ट भी। और जब 2 टाइप के प्रोडक्ट मिले, ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम रेजिमाइजेशन, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, जो स्लो स्टेप होती है।
और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो फास्ट स्टेप होती है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3-2-1, इसलिए जब भी आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखे तो SN1 रिएक्शन ही होगी। और सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेट डिपेंड करता है ओनली द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं इसमें अब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो SN2 में होता क्या है, ये सिंगल स्टेप में होती है, इट टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप। इसमें होता क्या है कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक भी होता है और न्यूक्लियोफाइल इतना पावरफुल होता है कि वो अटैक भी करता है। तो इतना फोर्सफुल अटैक करता है कि आगे से हेलोजन निकलने लग जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में रेट दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पर भी और हेलोजन के जाने पर भी, इसलिए इसका ऑर्डर होता है 2 और इट इज कॉल्ड बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होती क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी, आगे से हेलोजन जाएगा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इसमें। 1 सेकेंड। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है रिएक्शन का। अब इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, पर कार्बन की ऐसी स्टेट आती है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आगे भी प्रेजेंट है क्लोरीन और एक न्यूक्लियोफाइल और आ रहा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सेकेंड चीज, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कार्बन के आसपास भीड़ नहीं होना चाहिए, क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, और क्राउडिंग सबसे कम आपको देखने को किसमें मिलती है, 1 डिग्री में, इसलिए ऑर्डर होता है इसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अटैक हमेशा बैक साइड से ही होगा और बैक साइड से अटैक इस तरह से होता है कि इस तरह के सारे एटम साइड वाल में चले जाते हैं। आपने देखा है अम्ब्रेला हवा में किस तरह से शिफ्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इसमें हमेशा जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। अगर 3 डिग्री कंपाउंड है 100% SN1 लगाएं, SN2 कब लगाएं, प्राइमरी है तो। अगर 2 डिग्री है तो दोनों पॉसिबल है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 लगाएं, पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 लगाएं। सिंपल सा तरीका है याद करने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस था हमारे पास, तो आप ये डिफरेंस जरूर याद करें कि ये यूनिमोलिकुलर होता है, बायोमोलिकुलर होता है, ये 2 स्टेप्स में होता है, ये 1 स्टेप में होता है। कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कोई ऐसे इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आती, बस ट्रांजिशन स्टेप आती है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट होती है और रेसिमिक प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, इन्वर्टेड और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगता है और रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3-2-1 है। अब हम बात करते हैं इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की। व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? तो ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स से रिलेटेड टॉपिक है, इट इज टोटली रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। होता क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और किस लाइट को पास करना है हमको, हमको पास करना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जिसमें एक यूनि डायरेक्शन हो सिर्फ, तभी तो पता चलेगा कि लाइट रोटेट हुई है। तो अगर वो कंपाउंड राइट की तरफ रोटेट कर दे उसको, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे इसे हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करते हैं किसी डायरेक्शन में, उन्हें कहते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच रिस्पॉन्ड टू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो इसको रिस्पॉन्ड करें, लाइट को रोटेट करें, वो कहलाते हैं कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। इससे आप चेक कैसे करेंगे? तो इसे चेक करने के लिए सिंपल सा कुछ रूल होता है कि कार्बन कैसी होनी चाहिए, कायरल। कायरल से मतलब है इट शुड अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कार्बन चारों हाइड्रोजन से ही अटैच्ड हैं, तो ऑल 4 एटम्स आर सेम। तो कंडीशन क्या होती है कि कार्बन शुड अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स, पहली कंडीशन। अगर ये हो जाता है तो कार्बन कंपाउंड में क्या नहीं होती है, देयर इज नो सिमेट्री। तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें सिमेट्री नहीं हो वो होते हैं कायरल। अब ऐसे कंपाउंड की अगर आप इमेज बनाएं और इमेज बनाने पे वो इमेज आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, मतलब एक इमेज कंपाउंड के ऊपर दूसरा कंपाउंड पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर सकता, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं इनएंशियोमर्स। ये आपके वही होंगे डेक्स्ट्रो और लेवोफॉर्म, 2 टाइप के होंगे। लेकिन आपका कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है पर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो वो आपके होते हैं डायस्टेरियोमर्स।
ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको यह आइसोमर ध्यान रखना है, इनेंशियोमर्स जिसमें डेक्स्ट्रो भी होगा, लेवो भी होगा, और अगर डेक्स्ट्रो लेवो दोनों 50-50% हो तो इसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड टू द स्टीरियोआइसोमर्स। नाउ लास्ट टॉपिक इज रिमेनिंग, दैट इज यूजेस ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो इसमें आपका मेन कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। इसका यूटिलाइजेशन किस में होता है? इट इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक, है ना। सर्जरी वगैरह टाइम पे भी यूज करते हैं, पर इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करा गया है। इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक गैस बनाता है, फॉस्जिन गैस, और यह फॉस्जिन गैस इज हाईली पॉइजनस। तो इसलिए इसे ओपन में नहीं रखना चाहिए लाइट में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। उसी तरह यूज करा जा सकता है CHI3, जो एक अल्सो अगेन एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जा सकता है। DTT आपको पता होगा, एक कंपाउंड था जो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाता था, पर इसको भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, फ्रियोन के बारे में पढ़ लें, जो रेफ्रिजरेंट वगैरह में यूज होता है गैस के फॉर्म में। अगेन दिस ऑल आर प्रोड्यूस, दिस टू आर पोल्यूटेंट, है ना, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। CCl4 जो है बेसिकली वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखेंगे एरो पे लिखा हुआ आपको अधिकतर मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।